हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर फॉर नाउ। ठीक है, मतलब जो इसका फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर है वो शायद मैं बहुत टाइम बाद अब अपलोड करूंगा। ठीक है, वन शॉट में आप बाकी देख सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल में हम सीखेंगे, गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम वोल्टेक सेल होता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, चलो लिख लेना उसमें क्या ही है। ये गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम वोल्टेक सेल होता है। और बेसिकली गैल्वेनिक सेल के ही टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम लोग नस्ट इक्वेशन को भी कवर अप करेंगे और ई नॉट सेल वगैरह भी निकालना हम लोग आज ही के लेक्चर में सीखेंगे। सो व्हाट इज अ गैल्वेनिक सेल? इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which converts chemical energy into electrical energy। ठीक है, तो ये टाइप का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब कैसे कन्वर्ट करता है वो हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस कंटेनर में CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लिया भाई CuSO4 का सॉल्यूशन है। इस कंटेनर में मैंने डिप कर रखा है जिंक रॉड। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने डिप कर रखा है एक जिंक रॉड। ठीक है, और ये क्या है आपका CuSO4। तो होगा क्या कि इस जिंक के जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकलेंगे और इस CO4 से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड in the solution of CuSO4। ठीक है, CuSO4 के सॉल्यूशन में जब आप जिंक रॉड को डिप करते हो तो उसमें जिंक जो है वो CuSO4 से रिएक्ट करता है। और आपको पता है क्योंकि जिंक जो है वो Cu के नीचे आता है, तो जिंक जो है वो Cu को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये कॉपर सॉलिड बन जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों क्या है? एक्वस फॉर्म में है। ये आपका एक्वस फॉर्म में और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे? जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, अगर ध्यान से देखो, और कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हुआ। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे? जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, क्योंकि ZnSO4 को तोड़ोगे तो वो टूटेगा Zn2+ और SO4 2- के फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn से Zn2+ बना है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। और दूसरा क्या हुआ है? दूसरा यहाँ पे कॉपर इज रिड्यूस्ड। कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। कैसे? यहाँ पे अगर कॉपर को देखो तो Cu2+ के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बेसिकली ये Cu बन के अब बैठा है। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस के कारण, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस हुआ, इस रिएक्शन के कारण जो बीकर है, ये जिस बीकर में आपने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, ये बीकर हीट हो जाता है। बीकर गेट्स हीटेड। ठीक है, ये बीकर क्या होता है? गर्म होता है। तो बेसिकली ये जो हीट हुई, यहाँ पे जो हीट ये जनरेट हुई इस रिएक्शन के कारण, उस रिएक्शन के कारण जो यहाँ पे हीट जनरेट हुई, इसको दिस हीट एनर्जी या फिर दिस रिलीज्ड हीट एनर्जी, हीट इज देन, दिस रिलीज्ड हीट एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी using proper circuit in galvanic cell। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एक प्रॉपर सर्किट लगा के, मतलब इसी सेल में एक प्रॉपर सर्किट लगा के क्या करते हैं, इसी से जो हीट निकला उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक सा आइडिया था गैल्वेनिक सेल का। ये क्या था? एक बेसिक सा आइडिया था। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हुआ, वैसे ही आज का लेक्चर भी थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि मेजर चंक ऑफ सिलेबस हमें आज कवर अप करना है। मतलब आज हमारा 85% चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। वो फ्यूल सेल, ठीक है, करोजन, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, बस आपको थ्योरी के लिए काम आएगा वो, कहीं पर वो भी थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट वही होता है जो अब तक पढ़ाया है, और आज जो पढ़ाऊंगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो कैसे होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, उसका बेसिक्स यहाँ पे मैंने रोल समझाया है। ये गैल्वेनिक सेल नहीं है, ये एक बीकर है। मैंने एक नॉर्मल वर्किंग आपको समझाया है। गैल्वेनिक सेल इसके बाद मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके उसका प्रॉपर फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, समझ गए? चलो, तो बेसिकली यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में हमने जिंक रॉड डिप कर रखा है और साथ ही में यहाँ पे हमने CuSO4 सॉल्यूशन डाल रखा है। तो जब ये जिंक रॉड को हम इसमें डिप करते हैं तो ये जो जिंक है ये CuSO4 से रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन इसमें होता है।
ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। इस बात का सबूत ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। और इस रिएक्शन के कारण, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण जो बीकर है वो हीट होता है, और बीकर हीट होने के कारण यहाँ पे जो ये हीट एनर्जी है, ठीक है, ये जो बीकर हीट हुआ तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ये हीट एनर्जी रिलीज हुई है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर सर्किट का सेटअप बना के इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेके कैथोड तक फ्लो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड फ्लो करता है तो जो करंट है वो कैथोड से एनोड फ्लो करता है। ठीक है, इसीलिए कैथोड को अब की बार बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और एनोड को बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, उल्टा हो गया। बेसिकली यही था लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, है ना। चलो तो हम लोग अभी देखते हैं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। चलो तो हम लोग अभी समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल कि आखिर एक गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में बेसिकली दो हाफ सेल होते हैं। ठीक है, एक एनोडिक हाफ सेल, एक कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, और भी बताओ। और क्या होता है कि बेसिकली आपका यहाँ पे होता है एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, इसमें लगा हुआ होता है एनोड, और यहाँ पे होता है तुम्हारा कैथोडिक हाफ सेल, इसमें लगा हुआ होता है कैथोड। ठीक है, यहाँ पे होता है तुम्हारा कैथोडिक हाफ सेल और इसमें लगा हुआ होता है कैथोड। ये कैथोड और एनोड कनेक्टेड होते हैं एक प्रॉपर सर्किट से, जिस प्रॉपर सर्किट को मैं ना ड्रॉ करके सिंपल सा है कि यहाँ पे एमीटर दिखा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये वाली जो इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, ये होती है जिंक की। किसकी इलेक्ट्रोड होती है, जिंक की। और इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो किसका भरा हुआ है, CuSO4 का। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो किसका भरा हुआ है, CuSO4 का। इसमें एनोड की इलेक्ट्रोड किसकी है, जिंक की, और कैथोड की इलेक्ट्रोड किसकी है, वो भी आप लोगों की है, लेकिन यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। देखो यहाँ पे फिलहाल ये आप लोगों की जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी है, ये आप लोगों की जिंक की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये तुम्हारा एनोड है। ठीक है, और केस ऑफ गैल्वेनिक सेल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ सबके लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो कैथोड है ये आपका क्या है, ये आपका कैथोड है। ये कैथोड किसका बना हुआ है, ये कैथोड बना हुआ है कॉपर का। ठीक है, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, इसमें सॉल्यूशन है CuSO4। ठीक है, ठीक है, ये जिंक के इलेक्ट्रोड है, इसमें सॉल्यूशन है CuSO4, इसमें भी सॉल्यूशन है CuSO4, और ये कैथोड है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कैथोड है, बेसिकली ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनोड को हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो जिंक है ना, ये जिंक बाहर निकलता है। इस इलेक्ट्रोड में जो जिंक है वो Zn2+ के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, और इसमें जो जिंक है वो Zn2+ के फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड में जाके डिपॉजिट होता है। तो इधर से जिंक बाहर निकलता है और इधर से जिंक डिपॉजिट होता है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या होता है, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग फिलहाल लिख रहे हैं। ठीक है, और इनको बच्चों कनेक्ट किया जाता है एक सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, इनको किससे कनेक्ट किया जाता है, इन दोनों लिक्विड्स को कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। ठीक है, जैसे कि KCl हो गया। ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। कौन से होते हैं ये, KCl, KNO3, ठीक है, NH4Cl, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, KCl, KNO3, NH4Cl, ये सब। ओके, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें डाला हुआ रहता है अगर अगर जेल इलेक्ट्रोलाइट में। और क्या डाला रहता है यहाँ पे, अगर अगर जेल। ठीक है, अगार जेल आप लोगों ने सुना होगा बायोलॉजी वगैरह में, है ना। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एनोड पर जो जिंक है वो कन्वर्ट होता है Zn2+ में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे बेसिकली जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनता है। तो मतलब अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। ठीक है, सो फॉर द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल आप लोग ये शॉर्टकट याद रखना लोन का। ठीक है, बेसिकली लोन क्या कहता है, लोन कहता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो ये होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, फॉर द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल एनोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब भैया ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड होता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड होता है, और जो करंट का फ्लो होता है
किसकी तरफ होगा तब? अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा? करंट ऑब्वियसली कैथोड से एनोड जाएगा, ठीक है। करंट ऑब्वियसली यहाँ पे कैथोड से एनोड जाएगा, है ना। तो इसीलिए करंट जहाँ से शुरू होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसीलिए कैथोड अब की बार है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और करंट जहाँ पे जाता है, मतलब जहाँ पे फिनिश करता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, इसीलिए यहाँ पे एनोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं और कुछ तो छूटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ और करंट का फ्लो यहाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, जो स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूँ, तो आप भी वो कॉपी करो अपनी बुक में। अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कभी एग्जाम में आपको आया, ठीक है, कि भाई डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कैसे बताओगे? तो भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स बना देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज है, इज्जत देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ लिखो। अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, ठीक है। दैट इज एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। 2 हाफ सेल कंसिस्ट करता है कौन? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल में होता है ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और कैथोडिक हाफ सेल में होता है रिडक्शन, तो इसीलिए इसको रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जो ये हाफ सेल होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये ज्वाइन किए जाते हैं एक सर्किट से, ठीक है, वायर से कनेक्ट किए जाते हैं। और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में क्या ज्वाइन किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है वो थोड़ी देर बाद अभी आएगा। पहला पॉइंट समझा? गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, एक एनोडिक एक कैथोडिक। एनोडिक पे ऑक्सीडेशन और कैथोडिक पे रिडक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एन हाफ सेल, ठीक है, यही है ना। एन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली ये किससे क्या क्या कंसिस्ट करता है? एक इलेक्ट्रोड कंसिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स ऑफ हाफ सेल आर जॉइंड बाय वायर, ठीक है, आर जॉइंड बाय वायर and electrolytes are connected by salt bridge। इलेक्ट्रोलाइट्स को किससे कनेक्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। चलो, ओके। अब एनोड जो होता है यहाँ पे वो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड यहाँ पे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसीलिए हम लोग को एनोड को बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, एनोड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस एनोड इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड cathode accepts electron, hence it is also called as positive electrode, it is also called as positive electrode, clear, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड से कैथोड फ्लो करता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैथोड से एनोड फ्लो करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, hence current flows from cathode to anode, ठीक है। इसके कारण करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? कैथोड से एनोड तक, ठीक है। तो ये तो अभी तक इसके बारे में जानकारी थी कि भाई गैल्वेनिक सेल कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या स्टेटमेंट्स है, वो सब हो गया, सारी स्टेटमेंट समझ गई, ठीक है। हाफ सेल जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दोनों इलेक्ट्रोड को ज्वाइन किया जाता है वायर से, इलेक्ट्रोलाइट्स को ज्वाइन किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। एनोड जो होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एनोड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण कहलाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी, कैथोड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड से कैथोड पे फ्लो करता है, देयरफॉर जो करंट है वो कैथोड से एनोड फ्लो करता है थ्रू दिस वायर, क्लियर, इतना टॉपिक क्लियर। चलो, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पांचवा और छठा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमारा टॉपिक आएगा, है ना। चलिए, पांचवा पॉइंट देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? ड्यू टू
ऑक्सीडेशन इन एनोडिक हाफ सेल, ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन एनोडिक हाफ सेल Zn2 प्लस डिजॉल्व्स फ्रॉम एनोड। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है एनोडिक हाफ सेल में, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसके कारण हो क्या रहा है कि जो जिंक है वो डिजॉल्व हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट में आके क्या हो रहा है, जिंक डिजॉल्व हो रहा है, तो जिंक इज डिजॉल्व। ठीक है, जिंक लिख दो या Zn2 प्लस लिखोगे तो गलत नहीं है, तो जिंक इसमें से आके इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो रहा है, तो इससे होगा क्या, इस इलेक्ट्रोड की थिकनेस डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये मोटा सा इलेक्ट्रोड है बट उसमें से उसके जो पार्टिकल्स है वही डिजॉल्व होते जा रहे हैं, तो बेसिकली पतला होता जाएगा, है ना। हेंस थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीजेज। ठीक है, एंड Zn2 प्लस इज डिपॉजिटेड, या फिर Zn इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, हेंस थिकनेस ऑफ कैथोड इंक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, चलिए अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ से बार बार Zn2 प्लस रिलीज होगा तो क्या इस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज की बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल, अगर यहाँ से बार बार Zn2 प्लस रिलीज होगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर Zn2 प्लस, इस इलेक्ट्रोलाइट में से Zn2 प्लस उठ के बार बार इस इलेक्ट्रोड पे अगर डिपॉजिट होगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि Zn2 प्लस यहाँ पे बार बार डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका बेसिकली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बेसिकली इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में एक पोलराइजेशन आ गया, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन आ गया, और इस इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे डेवलप हो जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मैं लिखता हूं कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज इन एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है पॉजिटिव आयन की वो इंक्रीज करती है। ठीक है, वेयर एज इन कैथोडिक हाफ सेल, वेयर एज इन कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है, वेयर एज इन कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल में क्या हो रहा है कि Zn2 प्लस जो है वो बार बार डिपॉजिट हो रहा है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वेयर इज इन कैथोडिक हाफ सेल ड्यू टू रिडक्शन सॉल्यूशन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एनोडिक हाफ सेल ड्यू टू रिडक्शन सॉल्यूशन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ये सॉल्यूशन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है, और इसके कारण क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड क्रिएट्स अ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एंड क्रिएट्स अ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसके कारण क्या आ जाता है, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाता है, जिसके कारण ये जो करंट दौड़ रहा था अभी तक वो करंट रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल था जिसके कारण करंट दौड़ रहा था, अब इसने अपना खुद का कुछ पोटेंशियल जनरेट कर लिया, तो इस पोटेंशियल को ये पोटेंशियल टक्कर देता है और फिर करंट को रोक देता है। ठीक है, क्रिएट्स अ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एंड स्टॉप्स द करंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये करंट को रोक देता है। अच्छा, तो ये तो दिक्कत हो गई, अब तो करंट रुक गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक रास्ता है, क्या रास्ता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है उसको किसी ना किसी तरीके से तुम अगर मेंटेन कर दो तो फिर से करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, एंड हियर कम्स द गैंगस्टा सॉल्ट ब्रिज, हियर कम्स द सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर रोल आता है हमारे सॉल्ट ब्रिज का। अभी तक सॉल्ट ब्रिज को हम लोग कहानी से निकाल कर समझ रहे थे। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज आया है कहानी में। ठीक है, तो होता क्या है, बेसिकली एनोडिक हाफ सेल में Zn2 प्लस बार बार इलेक्ट्रोलाइट में रिलीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव होता जा रहा है। कैथोडिक हाफ सेल में Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड पे बार बार डिपॉजिट हो रहा है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये जितना पॉजिटिव हो रहा है वो उतना नेगेटिव हो रहा है, तो दोनों के बीच में एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाता है, और वो पोटेंशियल इस करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो पोटेंशियल इस करंट को फ्लो होने से रोकता है। और अब यहाँ पे एक ही रास्ता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तुम मेंटेन कर लो, मतलब इसमें जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है वो तुम यहाँ से पॉजिटिव आयन डाल के, यहाँ से पॉजिटिव आयन डाल के उसको संभालो, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो गया है उसको यहाँ से तुम नेगेटिव आयन डाल के संभालो।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे KCl हो गया, NH4Cl हो गया, KNO3 हो गया। इसमें होगा क्या, जब हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को इसमें छोड़ेंगे तो इन इलेक्ट्रोलाइट सेल्स के जाने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों के बीच में मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो यही रोल होता है हमारे सॉल्ट ब्रिज का। समझ में आया सॉल्ट ब्रिज का रोल? चलो तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज का रोल या रोला लिख देते हैं और फिर उसके फंक्शंस लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, मेरे टाइम पे भी आया था फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो थैंकफुली मुझे याद थे फंक्शंस। चलिए अभी हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फंक्शंस क्या होते हैं सॉल्ट ब्रिज के? 4 फंक्शंस टोटल आप लोगों को टेक्स्ट बुक में 3 दिया हुआ है, मैं 4 बताता हूँ। पहला इसमें यही होता है, टू अवॉइड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, टू अवॉइड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसमें ना हो, क्योंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा तो करंट को रोक देगा। ठीक है, दूसरा, टू कंप्लीट सर्किट फॉर करंट टू फ्लो। टू कंप्लीट सर्किट फॉर करंट टू फ्लो, इसमें भी काम आता है ये। हालांकि इसको आप लोग पहले मत लिखना, सेकंड वाला पॉइंट जो मैंने बताया इसको पहले मत लिखना। ठीक है, इसको लास्ट में लिखना एकदम। चलिए तो मैं इसको लास्ट में ही लिखता हूं। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन एंड देयर बाय कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा वही है तो वही चीज़ थी यार। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल, चलो फिर से लिख देता हूँ, इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लगा कि टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट दिया नहीं है, बट ठीक है यार, टेक्स्ट बुक वाले भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं, ऐसा वो नहीं है। बिटवीन टू सॉल्यूशन एंड देयर बाय, ठीक है, एंड देयर बाय completes the electrical circuit, completes the electrical circuit। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। कैसे बताता हूं थोड़ी देर में। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। चौथा पॉइंट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द आयंस। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द आयंस बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस को ये ट्रांसफर करता है और उससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। बट सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिख दो। सॉल्ट ब्रिज, इट इज एन इन्वर्टेड ट्यूब कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट इज एन इन्वर्टेड ट्यूब कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स like KCl, KNO3, NH4Cl along with अगर जेल। ठीक है, अगर मगर जेल। अच्छा ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज एन इन्वर्टेड ट्यूब विच कंटेन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, NH4Cl, KNO3 along with अगर जेल। मुझे पता है आप लोगों के अंदर से बहुत ही ज़्यादा तेजी से आवाज़ आ रही है कि अगर जेल का इसमें फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन होता है ये, दो आयंस की मिक्सिंग को सॉल्ट ब्रिज में रोकता है अगर जेल। क्योंकि अगर जेल खुद कैसा होता है, नॉन डिसोसिएटिव होता है, मतलब वो खुद डिसोसिएट नहीं होता है। तो वो ना तो खुद डिसोसिएट होता है, ना तो बाकी आयंस को जुड़ने देता है। तो अगर जेल के साथ इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इसीलिए डालते हैं ताकि दो इलेक्ट्रोलाइट्स आपस में मिक्स ना हो जाए, मतलब दो आयंस जो फ्लो कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में वो आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ अगर जेल वर्क्स। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को लिक्विड सॉल्यूशन में अवॉइड करता है। कौन? हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है ये, लेकिन ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन के बीच में, तो इसके कारण यहाँ पे सर्किट को ये कंप्लीट करता है बेसिकली। ठीक है, पानी कैसा कंडक्टिंग है, तो पानी का तो सर्किट बना ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो सर्किट ऐसे ही तो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। बेसिकली ये जब यहाँ पे आया तो ही तो ये क्लोज्ड सर्किट पूरा हुआ है ना, कह सकते हैं ना एक तरीके से। वाइट सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे कांटेक्ट में आया, पानी तो कंडक्टिंग होता ही है, तो उसके कारण ये सर्किट अब कंप्लीट हुआ है ना। दिस इज व्हाट सेकंड पॉइंट इज। और ये तो पता ही चल गया, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो भी तुम्हें पता है कि भाई इसमें पॉजिटिव आयन इसमें नेगेटिव आयंस बढ़ते जाते हैं।
ये इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव होता जाता है तो ये अपनी तरफ से क्या करता है, पॉजिटिव आयन छोड़ देता है, वापस ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसमें पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है तो यहाँ से अपने नेगेटिव आयन छोड़ देता है तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो दिस इज हाउ सॉल्ट ब्रिज वर्क्स। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट है जो आप लोग अगर मेरे साथ लिख रहे हो तो मेरे साथ लिख लो, दैट इज सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को वो टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट ठीक है यहाँ पे तो आप लोगों को टॉपिक नहीं दिया हो तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। एक चीज़ मुझे दिख गई यहाँ पे, एक और एग्जांपल है NH4NO3, ठीक है, उसको भी लिख लो। हाँ टॉपिक नहीं दिया हुआ है बट लिख लो कि भाई इलेक्ट्रोलाइट जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज में तो उसकी कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उसमें जो आयोनिक आयन्स हैं उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा आयन नहीं यूज कर सकते जिसमें एक आयन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक आयन की मोबिलिटी बहुत कम है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए HCl है तो हाइड्रोजन आयन स्मॉल है, ठीक है, क्लोरीन आयन बहुत बड़ा है, तो हो सकता है दोनों की मोबिलिटी में काफ़ी बड़ा फर्क हो कि भाई चलो हाइड्रोजन आयन बहुत तेज़ भाग रहा है, क्लोरीन आयन बहुत तेज़ भाग रहा है, तो इनकी आयोनिक मोबिलिटी में फर्क होगा, है ना, तो इनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग KCl को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पोटेशियम क्लोरीन का साइज सेम है और उनकी आयोनिक मोबिलिटी सेम है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। तो बेसिकली हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करने हैं जिनमें जो आयन्स प्रेजेंट हो उनकी जो मोबिलिटी है वो सेम रहे, ऑलमोस्ट सेम रहे तो भी चलेगा। तो जैसे एक की 2.0 है तो एक की 1.9 हो तो भी चलेगा, 1.8 हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो आप अगर बुक लिए हो तो उसमें लिख लो कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम, शुड हैव ऑलमोस्ट सेम आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, चलो तो ये हो गया आप लोगों का कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल कंप्लीट। आगे बढ़े, चलो अभी हम लोग थोड़े से इसके थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन अ सेल डायग्राम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। देखो एनोडिक हाफ सेल जो है वो लिखा जाता है LHS में और जो कैथोडिक हाफ सेल होता है वो लिखा जाता है RHS में। दोनों को सेपरेट किया जाता है विद अ सॉल्ट ब्रिज जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टिकल डबल लाइन से। मतलब जैसे तुम्हें इसको सेल डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो तुम ऐसे करोगे, यहाँ पे एनोडिक हाफ सेल, ठीक है, यहाँ पे कैथोडिक हाफ सेल RHS में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को सेपरेट कर दो दो लाइन से, ठीक है, ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं, दो लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अ हाफ सेल हैज इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर सेपरेटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। अब एनोडिक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होगा एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसको किससे सेपरेट करोगे, एक सिंगल वर्टिकल लाइन से। और ये सिंगल वर्टिकल लाइन आपको क्या दिखाएगा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोड, सिंगल वर्टिकल लाइन, इलेक्ट्रोलाइट, फिर डबल वर्टिकल लाइन, इलेक्ट्रोड, ठीक है, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ एनोडिक हाफ सेल में इलेक्ट्रोड क्या था हमारा, एनोडिक हाफ सेल में इलेक्ट्रोड था हमारा जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, ZnSO4, तो ZnSO4 का Zn2+ आयन उठा लो, आयन्स उठाने तुम्हें, ठीक है। अच्छा इस केस में इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, ठीक है, उल्टा इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट किसका था उसमें, कॉपर CuSO4 का था, तो बेसिकली इसको क्या लिखोगे Cu2+, और इलेक्ट्रोड किसका था, कॉपर का था, तो Cu, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और Zn/ZnSO4 सॉल्ट ब्रिज CuSO4 सिंगल वर्टिकल लाइन Cu, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको मतलब आयंस में लिखना है या ऐसे लिखना है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लिख के आए तो इसका मतलब बेसिकली वो गैल्वेनिक सेल दिखा रहा है जिसमें यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोडिक हाफ सेल है और ये कैथोडिक हाफ सेल है जिसमें रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा गैसियस हाफ सेल्स के लिए हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं प्लेटिनम या ग्राफाइट के इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब बेसिकली जैसे आप लोगों को कोई एक गैसियस हाफ सेल दे दिया, ठीक है, तो उसको कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, देखो प्लेटिनम, ठीक है, सिंगल वर्टिकल लाइन H2, सिंगल वर्टिकल लाइन H+, सॉल्ट ब्रिज Cu2+ Cu, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपकी गैस है, तो इसके साइड में हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को भी दिखाते हैं। मतलब इनके केस में क्या था कि इलेक्ट्रोड था, उसी का इलेक्ट्रोलाइट था, बट इस केस में जिसका इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोड हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि H2 क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो हमेशा ये जब गैसियस फॉर्म में रहते हैं तो उसमें हम लोग प्लेटिनम या किसको, प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट को एज अ क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ रहे हो, जैसे मान लो तुम्हें क्लोरीन है तो प्लेटिनम, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl- डबल सॉल्ट ब्रिज, फिर यहाँ पे Cu2+, फिर यहाँ Cu। तो बेसिकली Cl2 यहाँ पे एक गैस है, तो Cl2 का भी खुद इलेक्ट्रोड हो सकता है क्या, ना, Cl2 खुद तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग कैसा उसको प्लेटिनम के साथ दिखाते हैं, है ना। चलो समझ में आ गया, क्लियर है। अरे एग्जाम्पल था, दिल पे मत लो, वरना कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल था यार, समझने के लिए, प्लेटिनम समझाने के लिए बेसिकली वो, ठीक है।
समझ में आया ना। जैसे मान लो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोड है तो वो गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रोड हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम लोग उसको सपोर्ट करने के लिए। प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट भी हो सकता है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन। ठीक है, चलो तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ गए। चलो इसी रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हम लोग अब निकालना सीखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। अब चलो अभी हम लोग निकालना सीखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग हमारे पास यहाँ पे एनोड है। ठीक है, एनोड पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, आप सभी जानते हो। जिंक जो है वो कन्वर्ट होता है Zn2+ में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको यहाँ पे लिख लो। सो E0 Zn से Zn2+, ऐसे लिखा जाता है इसको। E0 Zn से Zn2+, मतलब E0 हमने लिखा है ऑक्सीडेशन का, मतलब ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कैसे पता चला स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। ये ऊपर जो ये डॉट लगा हुआ है ना E0, तो ये नॉट अगर नहीं होता तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलते, लेकिन ये क्योंकि E0 यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, वरना सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते। ठीक है, ओके। अच्छा, अब कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे E0 ऑफ Cu2+ से Cu। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करूंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा Zn प्लस Cu2+ गिव्स यू Zn2+ प्लस Cu। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे मिल गया E0 सेल। E0 मुझे अब किसका मिल जाएगा, पूरे सेल का मिल जाएगा अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा। तो E0 सेल की मुझे वैल्यू मिली, E0 सेल इक्वल टू E0 Zn से Zn2+ प्लस E0 Cu2+ से Cu। ठीक है, ये मुझे वैल्यू मिला। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E0 ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस E0 ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ E0 सेल को ऐसे भी। ठीक है, अच्छा भाई, इसको एक तरीके से और मैं लिख सकता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि किसी का अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो जस्ट तुम उसका साइन चेंज करो तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे इस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की साइन चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा SRP। तो ये फिलहाल प्लस E0 है तो मैं इसको कर देता हूँ माइनस E0, तो ये बन जाएगा SRP। तो माइनस E0 SRP ऑफ एनोड और यहाँ पे E0 SRP ऑफ कैथोड। ये एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फार्मूला है जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं E0 सेल का। तो E0 सेल का ये भी एक फार्मूला होता है, E0 SRP ऑफ कैथोड माइनस E0 SRP ऑफ एनोड। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का याद रखो, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल याद रखो, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, इसको चाहो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ये है तुम्हारा E0 SOP ऑफ एनोड। ठीक है, अब ये SRP को SOP में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, साइन चेंज कर दो, तो यह है माइनस E0 SOP किसका, कैथोड का ही। अच्छा, कैसे निकालोगे, बेसिकली जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बस उसी से समझ जाना भाई कैसे निकालना है ना। जैसे मैं तुम्हें एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। मेरे पास कोई क्वेश्चन है क्या, मतलब मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं रहता है। चलो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है E0। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, फिलहाल ये समझा तुम्हें। चलो एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, पूरे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल की थोड़ी सी स्टडी की। तो पूरे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल में एनोड में ये रिएक्शन होता है, कैथोड में ये रिएक्शन होता है। E0 एनोड का ऐसे होता है, E0 कैथोड का ऐसे होता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया। अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो E0 कैथोड का E0 एनोड के साथ ऐड होगा तो उससे हमें E0 ऑफ सेल मिल जाएगा। तो E0 सेल का इससे हमें फॉर्मूला मिल गया, दैट इज E0 ऑफ कैथोड प्लस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब E0 सेल इक्वल टू हमें फॉर्मूला मिल गया E0 SOP ऑफ एनोड प्लस E0 SRP ऑफ कैथोड। मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे कभी ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, आपको मैं सच्ची बता दूं आज, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने अपने जेईई के टाइम में मॉड्यूल नहीं सॉल्व किए थे। हालांकि नोट्स मैंने अच्छे से किया था, लेकिन मैंने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किए थे। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, लेकिन मैं जब भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ये याद करो।
हालांकि मैं रीजन नहीं पूछ पाया उनसे कि भाई यही वाला क्यों करना है, मुझे पता है कुछ अच्छा ही रीज़न होगा, इसलिए टीचर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। मेरे नोट्स में देखोगे तो सारे फॉर्मूले ब्लू पेन से मार्क्ड है, ये ग्रीन पेन से मार्क्ड है, तो कुछ तो बात होगी इसमें, ठीक है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद करने की जगह ये याद रखो, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। अब एनोड है तो वहां पे ऑक्सीडेशन रहना चाहिए, कैथोड है तो वहां पे रिडक्शन रहना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे ई नॉट ए जी प्लस से ए जी, ठीक है, यहाँ पे ई नॉट ए जी प्लस से ए जी, इसकी वैल्यू तुम्हें दी है 0.8 वोल्ट, ठीक है। और ई नॉट सी यू से सी यू टू प्लस, इसकी वैल्यू दी है माइनस 0.34 वोल्ट। ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू, इसकी वैल्यू दी है माइनस 0.34 वोल्ट। और तुमसे पूछ रहा है ई नॉट सेल कितना होगा, तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, अगर सेल रिएक्शन ऐसा है सी यू से सी यू टू प्लस सॉल्ट ब्रिज ए जी प्लस से ए जी, तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे बताओ, सी यू से सी यू टू प्लस और ए जी प्लस से ए जी। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, ई नॉट सेल निकालते हैं ई नॉट सेल ऑफ कैथोड, ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। अब प्लस है तो एनोड कैथोड इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट ऑफ कैथोड का मतलब क्या है, रिडक्शन होना चाहिए, तो कैथोड यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ए जी प्लस से ए जी प्लस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हो भी रहा है, तो ई नॉट ऑफ सी यू से सी यू टू प्लस, तो ए जी से ए जी प्लस, अच्छा ये उल्टा दिया हुआ है, सी यू टू प्लस से सी यू दिया हुआ है, तो इसको तुम सी यू से सी यू टू प्लस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जस्ट इसको तुम साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दोगे तो ये बन जाएगा ई नॉट सी यू से सी यू टू प्लस, देयरफॉर ये बन जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ए जी प्लस से ए जी दिया है 0.8 और ये हो जाएगा 0.34, तो फाइनल आंसर विल बी 1.14 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 1.14 वोल्ट, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर आप ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा। इसमें क्या है, ई नॉट एस आर पी ऑफ कैथोड, तो आप लोग इसमें कैथोड का एस आर पी उठाओ, कैथोड क्या है ये, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल उठाओ, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है 0.8। अब यहाँ पे एस आर पी ऑफ एनोड उठाओ, तो एनोड का तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उठाना है, तो ये तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली 0.8 माइनस 0.34, तो 0.8 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2022 से है, ठीक है। इसमें आपको पूछ लिया ई नॉट सेल बताओ, अगर इतनी जानकारी है तो इतनी जानकारी से हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि कैडमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें ई नॉट कॉपर का तो दिया हुआ है, अब ये कॉपर के ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है ये तुम्हें नहीं बोला है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, बट आप लोगों को उसके लिए याद रहनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वरना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखो बेसिकली आप लोगों को मेन मेथड तो पता ही है, ठीक है, बट बोर्ड्स में कैसा इन लोग मान के चलते हैं कि हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। तो अगर इन लोग हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो वो फॉर्मूला वही आता है कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं पर ये चीज़ मेंशन ना की हो कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हो, बड़े में से छोटे को घटा देना, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक आप उस समय लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हो तो नॉर्मल ही करो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जैसा अभी ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है जिसमें तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद है नहीं और यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे बेहतर यही होगा कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को तुम माइनस कर देना। बट ये ट्रिक कहीं पर ज़्यादा जगह पर लगती नहीं है, मतलब कई जगहों पर ये ट्रिक गलत हो जाएगी। हाँ, ट्रिक वहीं पर सही होगी जहाँ तक बोर्ड तक की बात हो रही है, क्योंकि बोर्ड में आपको बहुत ही सिंपली पढ़ाते हैं, तो बोर्ड में कैसा टीचर मान के चलते हैं कि जो भी पोटेंशियल की वैल्यू दी है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो अगर दी हुई वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला आएगा ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी ऑफ एनोड, और जनरली एसआरपी जो होता है कैथोड का वो आपका बड़ा होता है एनोड से, तो इसीलिए बड़े में से छोटे को आप घटा दो, है ना। बट ये ट्रिक हर जगह पर मत लगाना, बिलीव करो, ठीक है। जहां पर आप लोगों को लगे कि नॉर्मल हो सकता है वहीं पर नॉर्मल ही करना, बट जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2022 से है, ठीक है। इसमें आपको पूछ लिया ई नॉट सेल बताओ, अगर इतनी जानकारी है तो इतनी जानकारी से हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि कैडमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें ई नॉट कॉपर का तो दिया हुआ है, अब ये कॉपर के ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है ये तुम्हें नहीं बोला है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, बट आप लोगों को उसके लिए याद रहनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वरना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि एग्जाम में बस बोल दिया ई नॉट सी यू,
अब ये Cu से Cu2+ है वो नहीं पता, Cu2+ से Cu है वो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या कहती है, बड़े में से छोटा घटा दो। तो बड़ा कौन है, 0.334, तो 0.334 माइनस 0.403, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.334 प्लस 0.403, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.737 वोल्ट। चलिए, तो हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, ठीक है। बेसिकली आपको पता हो अगर, तो जो डेल्टा जी होता है वो इक्वल होता है माइनस नॉन पीवी वर्क। ठीक है, जो भी नॉन पीवी वर्क होता है उससे क्या होता है, उससे हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस नॉन पीवी वर्क, ठीक है, दिस नॉन पीवी वर्क इज इलेक्ट्रिकल वर्क। जो इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना, वही होता है हमारा नॉन पीवी वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू। बट अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब हम लोग V की जगह E यूज करते हैं, तो Q इंटू ई। ई किसका, सेल का। ठीक है, Q क्या है यहाँ पे, Q है यहाँ पे आप लोगों का नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड। ठीक है, कैसे कह सकते हो, मतलब बेसिकली n मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, चार्ज ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब, जब यहाँ से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, देन Q इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग निकालते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा n इंटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात सुनो कि अगर n मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है और मुझे निकालना है चार्ज n मोल इलेक्ट्रॉन का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल देता हूँ, उसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गई मेरा काम, है ना, सिंपल। तो n इंटू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बचपन से जानते हैं 1 फैरेड होता है, बट फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक, तो उनको दोबारा बता दूं, 1 मोल में होती है 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल की वैल्यू, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा n इंटू 96,500 कूलम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू 1 फैरेड। तो यहाँ पे Q की जो वैल्यू है वो आती है n इंटू एफ। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो आ जाता है आपका NF सेल, ये तुम्हारा आ जाता है वर्क डन। अब ये जो वर्क डन हुआ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो क्या करेगा, इस गिब्स एनर्जी को, गिब्स फ्री एनर्जी को क्या करेगा, घटाएगा। तो बेसिकली डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई माइनस NF सेल। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस NF नॉट सेल। ठीक है, बेसिकली ये कौन सी कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के केस में क्या करोगे तुम, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट लिखोगे, और नॉर्मल कंडीशन में डेल्टा जी। ठीक है, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट 96,500। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। मतलब जैसे मैं एक रिएक्शन करा रहा हूँ जिसमें Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 होगी। क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। तो ये हो गई डेल्टा जी की वैल्यू, ये हो गई डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और सेल काम करेगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया यहाँ पे सेल और काम नहीं करेगा। ठीक है, सो फॉर सेल टू वर्क, कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, फॉर सेल टू वर्क। सेल के काम करने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, डेल्टा जी जो है स्पॉन्टेनियस है ना, तो बेसिकली डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और ई सेल जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। 2 केस है, ई सेल पॉजिटिव रहना चाहिए और डेल्टा जी लेस देन 0 रहना चाहिए, तभी यहाँ पे सेल काम करेगा। अगर ई सेल लेस देन 0 होगा तो सेल काम नहीं करेगा। इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसीलिए वो ट्रिक बनी है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा दो, मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आने का चांस तो है नहीं। मुझे एक बात बताओ, जैसे एक तुम्हें ई नॉट दिया हुआ है कैथोड का, मान लो -0.12 वोल्ट, और ई नॉट एनोड का दिया हुआ है 0.24 वोल्ट, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों को तुम कैसे माइनस करोगे कि माइनस साइन ना आए। एक ही पॉसिबल वे है, अगर तुम कैथोड में से एनोड को माइनस करते हो तो -0.36 आ जाएगा, लेकिन अगर तुम एनोड से कैथोड माइनस करोगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो मतलब ई सेल जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी सेल का क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ होता है तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेल काम नहीं करेगा, मतलब हमेशा यही चांस होता है कि जो ई सेल है वो पॉजिटिव ही आएगा।
ठीक है, इसीलिए ये ट्रिक बनी है कि बड़े में से छोटे को घटा दो जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया हो तो। ठीक है, तो सेल के काम करने के लिए कंडीशन होती है कि ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए और इसीलिए ट्रिक बनी है। आप समझ गए ना, बाकी नॉर्मल मेथड से करो या ट्रिक से करो, लेकिन ध्यान रखना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ही ट्रिक लगाना, और डेल्टा जी लेस देन 0 हो, मतलब स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, तो ये होगा स्पॉन्टेनियस और सेल काम करेगा। ठीक है, और डेल्टा जी लेस देन 0 हुआ तो सेल काम नहीं करेगा। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई कैसे हुआ। डेल्टा जी जो होता है मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो वर्क डन के कारण इसमें डिक्रीज होती है। कौन सा वर्क डन? जो नॉन पीवी वर्क होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में नॉन पीवी वर्क कौन सा वर्क होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे डिफाइंड है? Q इंटू वी, पर हम बड़े हो गए तो अब लिखेंगे Q इंटू ई। ई क्या है? बेसिकली ईएमएफ है। ई क्या है आपका? ईएमएफ है। ठीक है, पोटेंशियल ईएमएफ, पोटेंशियल ईएमएफ ही तो होता है। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर n मोल का इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है तो। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu, तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है तो Q क्या होता है? चार्ज ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q को हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है वो फेरेड के इक्वल होता है, तो n इंटू एफ कर दो, तो Q इक्वल टू आ गया NF। तो W इक्वल टू Q की जगह NF डालो तो W2 इक्वल टू आ गया NF ई सेल, फिर W जहां डाल दो तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई ये। अब स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? थर्मोडायनेमिक्स से आपको एक चीज पता होगी। ठीक है, एक चीज पता होगी। चलो एक और चीज लिख लो यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और लिख लो यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे ही लिखा दूँ कि यहीं लिखा दूँ? लिख लो। ठीक है, फॉर सेल टू बी एट इक्विलिब्रियम, सेल को अगर इक्विलिब्रियम पे रहना है तो उस केस में जो डेल्टा जी है वो 0 होना पड़ेगा और ई सेल भी उस केस में 0 होना पड़ेगा, अगर सेल को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए हैं कि भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए हैं कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो आती है माइनस NFE। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो सेल काम करेगा, अगर डेल्टा जी 0 होगा तो सेल काम नहीं करेगा बल्कि इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब करेगा बट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें अभी तक ये पता चला कि डेल्टा जी की वैल्यू होती है माइनस NFE सेल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, E ग्रेटर देन 0 है तो सेल वर्क करेगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी 0 है और E की वैल्यू भी 0 है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, चलो दोनों चीज लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ EMF ऑफ सेल विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब जो ई सेल है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखते हैं। तो वो कैसे देखेंगे? वो ऐसे देखेंगे कि भाई हमें पता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमें थर्मोडायनेमिक्स से एक चीज़ पता है कि डेल्टा जी जो होता है उसका डेल्टा जी नॉट के साथ एक रिलेशन होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। Q क्या होता है यहाँ पे? ln Q होता है यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, ln Q क्या होता है यहाँ पे? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, अच्छा, डेल्टा जी की वैल्यू हमने अभी निकाली माइनस NFE सेल, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली माइनस NFE नॉट सेल प्लस RT ln Q। ठीक है, ठीक है, ठीक है, Q नॉट बोल दो बेसिकली रिएक्शन कोशेंट को। रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं? जैसे बेसिकली तुम्हारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD और ये इक्विलिब्रियम पे है, तो बेसिकली रिएक्शन कोशेंट को तुम यूँ लिखोगे C कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट स्टोक्योमेट्रिक की उसकी पावर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और स्टोक्योमेट्री उसकी पावर, ऐसे लिखते रिएक्शन कोशेंट। हालांकि आपने आयोनिक वगैरह में देखा होगा। हम पूरे इक्वेशन में NF से डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा माइनस E सेल इक्वल टू माइनस E नॉट सेल। हमने पूरे इक्वेशन में NF से डिवाइड किया और यहाँ पे बचा RT अपॉन NF ln Q नॉट। अब पूरे इक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो E सेल इक्वल टू आ जाएगा E नॉट सेल, E सेल इक्वल टू आ जाएगा E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q नॉट। ठीक है, ठीक है। अब ये एक बेसिकली इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोगों को एक चीज़ पता है यहाँ पे कि भैया R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, फेरेड कांस्टेंट 96500 कूलम। तो हमने इन सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें इक्वेशन मिला E सेल
इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एल एन क्यू नॉट। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद करना है। वो तो नस्ट इक्वेशन है लेकिन फॉर्मूला आपको ये याद करना है। और कभी नस्ट इक्वेशन डिराइव करना है तो कहाँ से शुरू करोगे, पीछे से। पीछे जो W इज इक्वल टू माइनस नॉन पी वी वर्क लिखा था ना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉन पी वी वर्क लिखा था ना, वहाँ से शुरू करोगे और यहाँ पे जाके यहाँ पे खत्म करोगे। ठीक है, अच्छा अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा मुझे बताओ। इक्विलिब्रियम पे ये जो क्यू नॉट है ये के इक्विलिब्रियम बन जाएगा, है ना, और ई सेल 0 हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है आपका वो 0 हो जाएगा और एल एन क्यू जो है बेसिकली जो रिएक्शन कोशेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा के इक्विलिब्रियम में, है ना। तो बेसिकली एट इक्विलिब्रियम ये 0 इज इक्वल्स टू आ जाता है ई नॉट सेल माइनस 0 पॉइंट, देखो ये 0.591, इसको अप्रॉक्सीमेट करके इन तीनों वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करके 6 लिख दिया जाता है कभी कभी, ये तो कंफ्यूज मत होना। तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस 0.06 अपॉन एन एल एन के इक्विलिब्रियम। अब इसको वहाँ भेज दो, देयरफॉर ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, इसको वहाँ भेज दो तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है माइनस प्लस 0.06 अपॉन एन एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बेसिकली हमने इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ भेजा तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये ई सेल ये ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे आया, बेसिकली इक्विलिब्रियम पे था तो ई सेल को हमने 0 कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। नस्ट इक्वेशन पे 3-4 क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर स्टॉप करते हैं। चलो तो इसका मैं आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें से एक मैं अच्छे से करा के दिखाता हूँ, फिर बाकी 4 में आप पहले ट्राई करोगे फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट ई सेल। ठीक है, अच्छा तो हमें ई सेल कैलकुलेट करना है। हमें ई नॉट कैथोड एनोड का दिया हुआ है, तो क्या इससे हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड की बात कर रहे हो तो लोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड की बात कर रहे हो तो लोगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मैं तो यही फॉर्मूला जनरली यूज करता हूँ क्योंकि ये याद करने में आसान है ना। सिंपली कैथोड प्लस एनोड, क्या करना है, कैथोड है तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन है यहाँ पे, राइट साइड वाला, तो ये कैथोड है तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा Cu2+ से Cu, लेकिन ये लिखा हुआ है Cu से Cu2+, तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी साइन बदल देंगे, तो माइनस 0.34 हो जाएगा प्लस 0.34 प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। तो एनोड कैसे लिखा जाता है, Zn से Zn2+, बट ये लिखा है Zn2+ से Zn, तो बेसिकली इस माइनस को हम कन्वर्ट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे तो ये एनोड बन जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। अभी क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि Zn2+ से Zn जा रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी साइन बदल देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 0.76, ऐड कर दो दोनों को तो आएगा 1.10 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा ई नॉट सेल। फॉर्मूला लगाते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, कि जो सॉलिड में होते हैं, ठीक है, जैसे जिंक है, कॉपर है, इन लोग सॉलिड में है तो इनका एक्टिव मास 1 होता है, तो इनको लिखो या मत लिखो बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि इनका एक्टिव मास कितना कंसीडर किया जाता है, 1 कंसीडर किया जाता है। अगर आपने कभी केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था कि सॉलिड्स का एक्टिव मास कितना कंसीडर किया जाता है, 1। हमेशा एक्वस का आपको कंसंट्रेशन लेना है और कोई गैस वैस है तो उसका आपको एटीएम में प्रेशर लेना है, तो सिर्फ log Cu2+ अपॉन Zn2+ आएगा। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उल्टा हो गया क्या, हाँ उल्टा हो गया। बेसिकली रिएक्शन क्या आएगी हमारी, देखो यहाँ पे, देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, अच्छा ये हमारे सर बहुत बोला करते थे कि आप पहले रिएक्शन लिख लो उसके बाद सॉल्व करो तो आपसे गलती का चांस नहीं होगा, तो वही मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, देखो रिएक्शन लिखते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैसे हुआ होगा, जिंक गया होगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन गया है तो कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट कॉपर, ऐसे हुआ होगा। अब दोनों को ऐड कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो यह है Zn प्लस Cu2+ गिव्स आउट Zn2+ प्लस Cu। ठीक है, तो वो सर की बात मैं आज दोबारा याद कर लिया हूँ, आप भी याद कर लो कि हमेशा आप रिएक्शंस को लिखने के बाद फॉर्मूला लगाओ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हमने रिएक्शन लिख लिया भाई, Zn से Zn2+, ठीक है, और Cu2+ से Cu, तो हमें उससे क्या मिल गया, उससे हमें मिल गया नेट सेल रिएक्शन, तो हमें नेट सेल रिएक्शन मिल गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, Zn2+ और Cu, रिएक्टेंट कौन है, Zn और Cu2+। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन
लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो Zn2+ और कॉपर क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉपर और जिंक क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट। अब आपको पता है कॉपर और जिंक सॉलिड में है तो इनका एक्टिव मास 1 होगा, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। E0 सेल आपको पता है 1.10 वोल्ट, इसको मैं 0.06 ले लेता हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टोटल यहाँ पे हुआ है। लॉग Zn2+ की कंसंट्रेशन है 0.05, ठीक है। Zn2+ की कंसंट्रेशन है 0.05 और इसकी कंसंट्रेशन है 0.005, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ई सेल की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.10 माइनस 0.03, 0.06 को 2 से डिवाइड कर दिया, लॉग में 0.05 को 0.005 से तुम्हें डिवाइड करना है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऐसा करो, यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 5। अब इजी हो गया, 5 10 50। अब तुम्हें पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बेसिकली आंसर आ गया 1.10 माइनस 0.03 इंटू 1, तो आंसर आ गया 1.10 माइनस 0.03, तो आंसर आ गया 1.07 वोल्ट। ये आ गया तुम्हारा ई सेल का वैल्यू। अच्छा एक चीज़ मैं आपको गहराइयों में जाना भूल गया एक चीज़ में, कि बेसिकली आपको मिला था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q, ठीक है। तो इस ln को भी log बेस 10 में कन्वर्ट किया गया है, तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है। तो जाके ये इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे बेस कुछ और नहीं 10 है, ई मत समझना, ठीक है। समझ गया ना। बेसिकली जब हम लोगों ने RT अपॉन NF की वैल्यू रखी थी, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, F कांस्टेंट, तो उसी में हम लोगों ने ln की भी वैल्यू रख दी थी, दैट इज 2.303 log, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको लिखा नहीं, ठीक है। तो log का बेस यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि 10 ही है। तो इस तरीके से आपने ई सेल कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने किया, अब एक क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, काफ़ी ईजी है। हो गया, चलो ओके। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 5 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा मैं, वेराइटीज़ कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और इसके आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है CET पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं ठीक है और भी चीज़ें कराऊंगा, टेंशन मत लो। Cu से Cu2+, सॉल्ट ब्रिज, Ag+ से Ag, ठीक है। देखा देखा लग रहा होगा। E0 ऑफ Ag+ से Ag आपको दे रखा है 0.8 वोल्ट, ठीक है। और E0 Cu से Cu2+ आपको दे रखा है माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 10⁻² मोलर है और इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है, तो कैलकुलेट करके बताओ ई सेल कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ ई सेल कितना होगा। रुको, सॉल्व मत करो, सॉल्व करने से पहले बात सुनो। सबसे पहले तुम नेट सेल रिएक्शन लिख लेना, नेट सेल रिएक्शन लिख दोगे ना तो गलती का चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेल रिएक्शन लिख देना, E0 सेल निकालना, फिर फॉर्मूला लगा के आंसर ला देना। चलो सॉल्व करो, मैं तब तक देखता हूँ और कौन से क्वेश्चन करा सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी सही है, कराना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली इसके बाद 1 2, चलो 2 ही क्वेश्चन और है, इसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। 2 नहीं, एक और क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। चलो 4 क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास। चलो जल्दी जल्दी देखो, हो गया। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने लिखा कॉपर गिव्स यू कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोडिक रिएक्शन लिखो, ठीक है, हमने लिखा एट एनोड, एनोडिक रिएक्शन लिख लिया। अब लिखो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, सो एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, Ag+ से Ag जा रहा है, तो Ag+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और उससे बना Ag, ठीक है। अच्छा दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये Ag+ है, तो हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Ag, ठीक है। अब आप नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, यहाँ पे बचा Cu प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Cu2+ प्लस 2Ag, ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग E0 सेल निकाल लेते हैं। तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है,
ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। एनोड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cu से Cu2 प्लस कितना आपको दे रखा है -0.34 वोल्ट, प्लस कैथोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया प्लस 0.56, कितना आएगा ये 0.8 में से 0.34 घटा दो 0.46 वोल्ट है ना, तो ये आएगा आपका 0.46 वोल्ट। तो Ag प्लस से Ag और Cu से Cu2 प्लस। ठीक है, चलो क्लियर, तो 0.46 वोल्ट आ गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आप वो ट्रिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें आपको एक जगह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरी जगह पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है ना। बेसिकली दूसरा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है। बट बोर्ड के केसेस में क्या होता है कि बोर्ड्स में हमेशा जो आपको ई नॉट देता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। तो अगर आप ये ट्रिक बोर्ड्स में लगाओगे तो चल जाएगा। बट फिलहाल ये क्वेश्चन आपके जो मैंने कराए हैं ये मॉड्यूल के थे मेरे, है ना, तो इसकी वजह से वो ट्रिक यहाँ पे नहीं लग रही है। ओके अच्छा, ये गलती शायद आपसे ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा कि देखो बच्चों, यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना कैथोडिक हाफ सेल में, तो ई नॉट कैथोड का मत मल्टीप्लाई कर देना 2 से। वैसे करोगे नहीं, मुझे पता है, तो ये बहुत ही रेयर चांस होता है, बट फिर भी कई सारे लोग कर देते हैं कि भाई ये अगर कैथोडिक हाफ सेल मल्टीप्लाई हुआ तो ई नॉट की भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना। ठीक है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी, वो नहीं मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, चलो, तो ई नॉट सेल आ गया हमारा 0.46 वोल्ट। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। Ag प्लस यहाँ पे रिएक्टेंट है, स्टोक्योमेट्री 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और Cu2 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ई नॉट कितना है तुम्हारा 0.46 माइनस 0.06, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है 2। ठीक है, लॉग Cu2 प्लस ऊपर Cu2 प्लस कितना है 10⁻²। ठीक है, Ag प्लस कितना है 10⁻3, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6। तो बेसिकली ई सेल तुम्हारा आ रहा है 0.46 माइनस 0.03 लॉग 10⁻² अपॉन 10⁻6 हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, तो 0.46 माइनस 0.03 इंटू 4 नीचे उतार दो तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई, 4 नीचे उतार दिया तो 0.46 माइनस 0.12 ये आ गया 0.34 वोल्ट। तो ये आ गई तुम्हारी ई सेल की वैल्यू, दैट इज 0.34 वोल्ट। क्लियर, चलो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट चेंज इन ईएमएफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस 10 टाइम्स फॉर अ गिवन सेल। ठीक है, तो बेसिकली हमें चेंज इन ईएमएफ निकालना है, मतलब हमें निकालना है डेल्टा ई सेल। ठीक है, ई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ई नॉट क्या होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है, इसलिए वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमें डेल्टा ई सेल निकालना है, कुछ आपको डेटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ, उसके बाद आप करना, या फिर एक बार ट्राई कर लो। कैसे करोगे, आइडिया दे देता हूँ। क्या करो, तुम इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर मान लो सारे इलेक्ट्रोलाइट की, और फाइनल कंसंट्रेशन 10 मोलर मान लो, तो इंक्रीज कर दिया 10 गुना। ये पहले 1 मोलर था, अभी 10 मोलर है, मान लो खुद के मानने पे है वो, क्योंकि चेंज कांस्टेंट ही आएगा। तुम पहले कितना भी मानो, एंड में कितना भी मानो, चेंज तो कांस्टेंट ही आएगा। अगर 10 गुना ही बढ़ाओगे तो शुरू में 50 मानो, बाद में 500 मानो। ठीक है, तो चेंज आपका सही ही आएगा, उतना ही आएगा, आपकी मर्जी है कितना मानना है। ठीक है, कर लिए। चलो, तो शुरू कैसे करने का, हमेशा नेट सेल रिएक्शन लिख के। जब भी आप शुरू करो तो मुझे याद कर लेना कि मैंने शुरू में नेट सेल रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले नहीं लिखा था, जिसके कारण मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन लिख के हमेशा हम शुरू करेंगे। तो Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना Fe3+, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना Cu। ठीक है, ठीक है, हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन हमने देखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हालात सही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है तो बेसिकली सेम सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2Fe गिव्स यू 2Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3Cu2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 3Cu। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे बचेगा 2Fe प्लस 3Cu2 प्लस गिव्स आउट 2Fe3+ प्लस 3Cu। ठीक है, ये तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन हो गया। तो ई सेल का फॉर्मूला लिखो इसके लिए। ई सेल का फॉर्मूला क्या आएगा इसके लिए, ई सेल का फॉर्मूला आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज Fe3+, उसके ऊपर स्टोकियोमेट्रिक पावर 2 है तो यहाँ पे 2,
अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दैट इज Cu2+ और स्टोइकियोमेट्रिक पावर 3 है तो 3, और यहाँ पे कॉपर और फेरस जो है ये सॉलिड में है तो इनका एक्टिव मास 1 होगा, तो उनको लिखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं फॉर इनिशियल केस कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोलर, और क्योंकि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रोलाइट्स का बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट, तो सभी का हमने 1 मोलर मान लिया इनिशियली, तो वो हो गया ई सेल इनिशियल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसके साथ तो कुछ है नहीं, माइनस 0.01 6 से डिवाइड हो गया लॉग ऊपर 1 का स्क्वायर और नीचे 1 का क्यूब, है ना। तो बेसिकली log 1 0 हो गया, तो ई सेल 1 जो है वो ई नॉट सेल के इक्वल आ गया, है ना। log 1 क्या हो गया 0 हो गया, अरे 1/1 1, फिर log 1 0, तो ये पूरा 0, तो बेसिकली ई सेल जो इनिशियल था वो इक्वल आ गया ई नॉट सेल के। ठीक है, अच्छा अब फाइनल केस देखते हैं। फाइनली कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 10 मोलर, बढ़ गया 10 गुना, 10 गुना बढ़ाना है। ठीक है, तो ई सेल फाइनल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.01 लॉग 10 कर दो, इधर भी 10 कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 10 का क्यूब, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, इक्वेशन तो वही रहेगी ना। तो बेसिकली आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.01 लॉग, ऊपर आया 100 नीचे आया 1000। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? अगर कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ या कर रहा हूँ तो बता दो यार, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या ना? सही है। तो बेसिकली हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.01 लॉग 2 0 से 2 0 खत्म, तो 1/10 मतलब log 10 की पावर -1 नीचे उतरेगा तो ये बचेगा ई नॉट सेल प्लस 0.01, और ये ई सेल आपका फाइनल। अब तुम्हें पता है ई नॉट सेल किसके इक्वल है? ई सेल इनिशियल के, तो ई नॉट सेल की जगह तुम ई सेल इनिशियल लिख सकते हो। तो ई सेल फाइनल इक्वल टू ई सेल इनिशियल प्लस 0.01, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई सेल इक्वल टू 0.01, मतलब कितने का ईएमएफ में चेंज आएगा 0.01 का, अगर तुम 10 गुना कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो। समझ में आ गया कैसे किया? बेसिकली ई नॉट सेल किसके इक्वल है? ई सेल इनिशियल के इक्वल है। अगर ऐसे नहीं करते हो तो तुम सब्ट्रैक्टिंग कर दो, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, ई नॉट सेल कट जाएगा, बचेगा 0.01, दैट्स इट। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे डेल्टा ई सेल आएगा। ठीक है, अगर नहीं जमा तो मैंने ये क्या किया, तो यहाँ तक मैंने किया है। ठीक है, अभी इसमें से फाइनल में से तुम इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ई नॉट सेल कट जाएगा, 0.01 सिर्फ बचेगा, तो लास्ट में यहीं पर पहुंचोगे। अब अगर तुमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर मान के फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 मोलर माना होता तो भी यही आंसर आता। तुमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 लाख मोलर मान के फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1 करोड़ मोलर माना होता तो भी यही आंसर आता। ठीक है, क्योंकि 1 लाख का 100 गुना 1 करोड़, वही आंसर आएगा। चाहिए तो ट्राई कर लेना। तो जिसका ये पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन हो गया, समझ लेना उसकी बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब सेल यहाँ पे काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से आ सकता है। तो पहला तरीका देख लो, यहाँ पे पहला तरीका यही है कि भाई सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर ऐसा आया कि सेल काम करेगा या नहीं करेगा, तो स्पॉन्टेनियस आया तो काम करेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं आया तो काम नहीं करेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो। ई नॉट सेल अगर लेस देन 0 आ गया तो काम नहीं करेगा, ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 आ गया तो काम करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड है तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल होगा, एनोड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Ag का, तो Ag प्लस से Ag दिया हुआ है, तुम Ag से Ag प्लस निकालोगे तो माइनस 0.8 वोल्ट हो जाएगा, तो ये हुआ माइनस 0.8 वोल्ट। फिर कॉपर का तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस है Cu, ये तुम्हें दिया हुआ है नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव में कर दो, तो ये हो गया प्लस 0.34। तो ये ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी माइनस 0.46 आ रही है, तो गलत है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ई नॉट सेल कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये आ गया तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अब इसमें क्या करो तुम। अच्छा एक बात याद रखना, जो ई नॉट होता है हाइड्रोजन का वो 0 होता है, H से H प्लस या फिर H प्लस से H वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तैयार करते हैं, उसको 0 मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबको तैयार करते हैं। तो इसका ई नॉट सेल क्या आएगा? ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। अब एनोड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है? कॉपर का, तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल,
तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0.34 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.34 वोल्ट होगा, तो आ गया माइनस 0.34 वोल्ट। और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो बेसिकली आ गया माइनस 0.34, जो कि गलत है। मतलब ये भी कैसा आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मतलब ये सेल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। चलिए, तो मान लीजिए आपके पास कोई सेल है Zn से Zn2+, ठीक है, और Cu2+ से Cu। इसमें आप लोगों को E0 फॉर Zn से Zn2+ दे रखा है 0.76 वोल्ट, और E0 Cu2+ से Cu आपको दे रखा है माइनस 0.34 वोल्ट, चलो प्लस 0.34 वोल्ट। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर दो, ये फाइनल टाइप है क्वेश्चन का, इसके बाद हम लोग छुट्टी लेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 80% 85% तक आज कंप्लीट हो गया। चलो, तो हमें पता है फॉर्मूला ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, पहले रिएक्शन लिखो। क्या यार, क्या करते हो तुम लोग? मुझे हर बार याद आ जाता है यार कि मैं पहले भी रिएक्शन नहीं लिखता था जब स्टूडेंट था, और आज भी रिएक्शन नहीं लिखता हूँ जब टीचर हूँ। स्टूडेंट प्लस टीचर, जो आप समझो। ठीक है, तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। क्लियर क्लियर। तो बेसिकली नेट सेल रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो बचा Zn प्लस Cu2+ गिव्स यू Zn2+ प्लस Cu। ठीक है, अब लगाओ फार्मूला। तो ई सेल इक्वल टू आ जाएगा E0 सेल माइनस 0.06 ले लो अपॉन n लॉग, प्रोडक्ट क्या है Zn2+। बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट छोड़ो, क्योंकि तुम्हें इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट कर दो, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, और तुम्हें पता है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू 0 होती है। इक्विलिब्रियम पर तुम्हें पता है ई सेल की वैल्यू 0 होती है, तो मैं ई सेल को यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ। तो 0 इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। अच्छा, E0 सेल भी कैलकुलेट करना है ना, तो E0 सेल यहाँ से निकाल दो। E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 ऑफ एनोड प्लस E0 ऑफ कैथोड। एनोड है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड है तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल। बाकी फॉर्मूले में एक और दिक्कत होती है कि बीच में माइनस आता है, तो कभी अगर हम कैथोड एनोड में कंफ्यूज हो गए कि पहले कौन, ठीक है, तो और दिक्कत हो सकती है। बट इसमें अगर पहले किसी और को रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस है। तो एनोड है तो ऑब्वियसली तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका 0.76। कैथोड है तो रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है 0.34। तो फाइनल आंसर आ गया 1.10 वोल्ट। तो E0 सेल की जगह पुट कर दो 1.10 वोल्ट, और इस क्वांटिटी को यहाँ ले लो, तो यह आ जाएगा 0.03 लॉग के इज इक्वल्स टू 1.10। तो लॉग के का वैल्यू आ जाएगा 1.10 अपॉन 0.03। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, आसान है। ओके, तो एंटी लॉग लोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻37। आंसर भी बता दिया, चलो इसी के करीब आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आज हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया, काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अगले लेक्चर में मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो अब तो पता नहीं है कब मिलेंगे, लेकिन वन शॉट में तो मिलेंगे ही। खैर, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसकी नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।